नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है मिड डे मुद्दा में। अंधभक्तों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दौड़ा दिया है। और जेपी नड्डा को इतने भयंकर दौड़ाया कि मोदी और शाह, सबसे शक्तिशाली देश के दो महानुभाव, दोनों छिप कर बैठे हैं। ये छिप कर बैठना अभी हम साबित कर देंगे, छिप कर बैठे हैं। अब वो बंकर में बैठे हैं कि अपने अपने घर में बैठे हैं, ये बात अलग की हुई, लेकिन दोनों छिप के बैठे। दरअसल निशिकांत दुबे ने इतनी हैवी डोज दे दी, ये डोज वाला भी अभी आगे हम क्लियर करेंगे। दरअसल अंधभक्तों को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम डोज चाहिए होता है, वो डोज पर ही जिंदा है, लेकिन कभी कभी हैवी डोज हो जाता है। अब निशिकांत जैसा जब चिकित्सक आता है मैदान में दवा लेकर के, डोज लेकर के, तो उनके पास कोई कमी नहीं है। निशिकांत जी के पास कोई कमी नहीं है, धन संपदा, तो हैवी डोज लेके आते। उन्होंने इतनी हैवी डोज दे दी है कि भाजपा के खिलाफ भक्तों ने विद्रोह कर दिया है। जिन भक्तों के सहारे खड़ी है भाजपा, उसी के खिलाफ विद्रोह किया। हम सीक्वेंस में एक एक फोटोग्राफ, एक एक स्टेटमेंट कोट अनकोट आपको दिखाएंगे, लेकिन भाऊ को पहले चर्चा में जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ आपका। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या बोला निशिकांत ने, ये तो सबको पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट अटैक, सीजेआई इस देश में धर्म युद्ध करवा रहा है। जब बवाल बढ़ गया कि इनको जेल में डालो, इनको खड़ा करो कटघरे में, तो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष की सफाई आई। जरा दिखाइए कंट्रोल रूम, सीधा दिखाइए, हम वही पढ़ के बताएं, अपने तरफ से कुछ न जोड़े हम। क्या लिखा जगत प्रकाश नड्डा ने? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कह रहे हैं जैसे बेदखल कर रहे हो संपत्ति से अपने। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया, सदैव किया है। उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। देख लिया भाऊ आपने, बयान से अलग हो गए। अब दर्शकों से मैं 11 फोटो दिखाऊंगा, शुभ शुभ। भाजपा के हिसाब से खबर है तो शुभ अशुभ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुभ शुभ 11 फोटो दिखाऊंगा भाऊ, वो देख करके तब चर्चा शुरू करेंगे। अब पहला दिखा दीजिए, दिखाइए। पहला दूसरा सब में अंतर कोई नहीं है, सब समान भाव से देखिए। राजू वाल्मीकि, निशिकांत दुबे जी व दिनेश शर्मा जी, कोई आपके साथ हो न हो, सभी राष्ट्रवादी आपके साथ। यानी राष्ट्रवादियों ने भाजपा छोड़ा, निशिकांत को पकड़ लिया। अगला अगला सुधीर मिश्रा, ये पत्रकार अपने आप को लिखता है अपने उसमें बायो में। निशिकांत दुबे ने वही बोला है जो देश सोच रहा है। विपक्ष में घबराहट है, केसी वेणुगोपाल, केसी सी नहीं लिख पा रहा है पत्रकार, हालांकि केसी वेणुगोपाल में हिम्मत है तो मैदान में आए, दूध का दूध पानी पानी हो जाए। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये अंडरलाइन करने वाला है भाऊ, चर्चा में करते चलते हैं। निशिकांत दुबे ने वही बोला है जो देश सोच रहा है। इसका मतलब देश के खिलाफ बोल रहे हैं जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा देश के खिलाफ बोल रहे हैं, बिल्कुल निशिकांत बिल्कुल। दुबे देश के साथ बोल रहे हैं। अगला अगला और आइए, नहीं, अगला। उसमें उसमें ये भी हो गया है कि विपक्ष में चले गए जेपी नड्डा, क्योंकि जेपी नड्डा हाँ में घबराहट है। ये ये देखिए, डॉक्टर अनीता ब्लादिवोस्की, डॉक्टर अनीता ब्लादिवोस्की, ये उसी टाइप का नाम लग रहा है जैसे अभी एक डॉक्टर था, वो बहुत योगी को जर्मनी और सब जगह दंगा रोकने भेज रहा था, 7 लोगों को मार डाला मध्य प्रदेश में। तो ये इनका भी नाम व्लादिवोस्की है, रसियन भी आगे जुड़ा है डॉक्टर अनीता। ये क्या लिखती हैं? निशिकांत दुबे फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं। हिंदुओं को ऐसे ही नेता की जरूरत है, ऐसे ही नेता की जरूरत वाह। है हिंदुओं को, बिल्कुल।
अब नया नेता मिला हिंदुओं को, आज नया नेता, ये ओशियन जैन है, इनका रोज का काम, ये सुबह से शाम तक ओशियन ये जैन, इनके मुझे नाम का लगता है हकीकत में नहीं जानता, ये लेकिन ये नफरत का समंदर है। ये ये नफरत, 1.5 रुपए 2 रुपए की गैंग है ये। हाँ, लेकिन नफरत का समंदर है ये। हाँ इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार सीजेआई संजीव खन्ना साहब हैं, निशिकांत दुबे जी। अब इतना सच बोला है तो इसकी सजा तो बीजेपी में पक्का मिलेगी। देखिए कितना बीजेपी निशाने पे है, सच बोला है बीजेपी को सजा मिलेगी। ओशियन जैन के आगे चलिए, अभी बहुत है। ये रिनीति चटर्जी पांडे, देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार भारत के सीजीआई संजीव खन्ना है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर सबसे करारा वार। मैं तो निशिकांत दुबे जी से सहमत हूं, अगर आप भी सहमत हैं तो रिपोस्ट करें। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। सीए राजीव गुप्ता, अभी सीए राजीव गुप्ता सीए साहब हैं शायद। निशिकांत दुबे ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जो कुछ भी कहा है वह 100% सत्य है। अगर जेपी नड्डा जी को निशिकांत दुबे की बात गलत लग रही है तो भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस या टीएमसी जैसी किसी पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि नड्डा जी इन्हीं निर्लज्ज पार्टियों की भाषा बोल रहे हैं। भाऊ, वेरी इसलिए वेरी गुड। का ट्वीट चल रखिएगा कंट्रोल रूम, अभी बीच में जब भाऊ चर्चा में अभी आएंगे तो इस पर जरूर चर्चा करेंगे, तो इसको जरा रखिएगा संभाल के। ये देखिए, अमरेंद्र बाहुबली, कायर नहीं फायर है, ये कायर नहीं फायर है निशिकांत। देश में जो दंगे हो रहे हैं उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। निशिकांत दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट को लपेट दिया, सुप्रीम कोर्ट को उसकी औकात दिखाते हुए निशिकांत दुबे जी, वाह रे दुबे जी, औकात दिखा रहे हो। चलो भैया आगे बढ़ो, आगे। हाँ, ये अब बाहुबली है तो एक ट्वीट पे नहीं रुकता है। अगर वो जिहादी और देश लूटने वालों का समर्थन कर सकते हैं तो हम देश बचाने वालों का क्यों नहीं। कौन कौन लिखेगा मेरे साथ, निशिकांत दुबे पर गर्व है, निशिकांत दुबे जी पर हर हिंदू को गर्व है। ये नया हिंदू हृदय सम्राट जन्मा है आज। आज ताली थाली बजाओ भैया। ठाकुर साहब आए, अभी ठाकुर साहब नहीं थे, मुझको भी लग रहा था ठाकुर साहब कहाँ रह गए। ठाकुर साहब, जब भी कोई बीजेपी नेता सच्चा बयान देता है तो बीजेपी उनका साथ छोड़ देती है। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने अकेले छोड़ दिया था और अब निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान के दिए बयानों से किनारा कर लिया। भले भाजपा इनका साथ छोड़े मगर हिंदुओं को इन पर गर्व है। मतलब भाजपा में जो लोग हैं जो साथ छोड़ रहे हैं वो हिंदू नहीं है सर, सब गैर हिंदू हो गए। ये हार्दिक भावसर है, ये बहुत बहुत एक्टिव वालों में है, मिस्टर सिन्हा, हार्दिक भावसर। ये देखिए, याचना नहीं अब रण होगा। वक्फ कानून को लेकर सरकार फ्रंट फुट पे खेल रही। निशिकांत दुबे जी ने खुलकर कह दिया है कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए एससी जिम्मेदार है। एससी अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए एससी जाना है तो संसद विधानसभा बंद कर देना चाहिए। इसका अगला दिखाइए। न माहौल देखते हैं न मौसम, न माहौल देखते हैं न ही मौसम देखते हैं। फिर चाहे नुपुर हो, कंगना हो या निशिकांत दुबे, नड्डा का एकमात्र काम सच्चाई पर पानी फेर देना है। सहमत है तो अपने रिस्क पर रिपोस्ट करें। चलिए, मुझे लगता है खत्म हो गया होगा, अगर है तो दिखा दीजिए। नहीं, खत्म हो गया होगा, 11 हो गए। सब कंगना और सब पे पानी, जो सच बोलता है उसको उसके खिलाफ हो जाते हैं नड्डा और भाजपा के लोग, लेकिन हिंदू सारे साथ हैं। बहुत सारा दिखा दिया। अब सीधा मोदी शाह, ये क्या, जिनको जिनको अभी हम लोग सोचते थे कि शेर है ना, यही कहते थे शेर है, क्या ये शेर दुबक के बैठे हुए हैं? ये झुंड से, ये जो झुंड है ये झुंड है, और ये झुंड इन्होंने पैदा किया है। अपने ही बनाए हुए झुंड से दुबके हुए 2 शेर बैठे हैं। मैं नड्डा की बात ही नहीं करूंगा। इस देश में गृह युद्ध छिड़ा है, कौन बताएगा? नड्डा थोड़ा बताएंगे। नड्डा क्या लेना देना है, पार्टी का अध्यक्ष है, अपना मंत्रालय बताना हो बताओ, गृह मंत्री बताएगा। देश खतरे में, प्रधानमंत्री सबका मुखिया एक है, तो प्रधानमंत्री, दोनों की जुबान नहीं खुली हुई है। कल डाला था मुंह में दूध था और थोड़ा दही डाला था, जमेगा। अब तक जमी नहीं है दही, अब तक मुंह नहीं खुला है। अब खुलेगा दही गिर जाएगी, अब देखिए पता नहीं कब खुलेगा। मुंह में दही जमी है, और ये मुंह में दही जमना, चुप होना, सब लोग दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि मोदी और शाह चुप है, मौन सहमति दे रहे हैं। मैं मौन सहमति नहीं, मैं इनको कहता हूँ ये डर के बैठे हैं, छिप के बैठे हैं, इनको दौड़ा लेंगे सब भाव। नहीं, मुझे लगता है कि जिस दिन मोहन भागवत ही ट्रोल हो गए थे उस दिन कुछ बचा नहीं था। हाँ। लेकिन मोहन भागवत ट्रोल होने में कहीं ना कहीं
नड्डा हो या अमित शाह हो या मोदी जी हो, इनको अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस हो रही होगी कि चलो मोहन भागवत को लोग औकात दिखा रहे हैं, लेकिन हम चाहते यही। लेकिन आज नड्डा जी पे बात आ गई। देखिए, जो बात कही निशिकांत दुबे ने, निशिकांत दुबे भी जानते हैं कि इसके मायने क्या है। निशिकांत दुबे जो कारपोरेट लाइजनिंग के लिए भी जाने जाते हैं, कारपोरेट में खेलते हैं, है ना, यूं ही 4 बार सांसद नहीं बने, ठीक है, जिस हिसाब से वो भाषा यूज करते हैं वो सबको पता है। कॉर्पोरेट लाइजनिंग को जरा हिंदी में बता दीजिए, अंग्रेजी में अच्छा नहीं लगता। कारपोरेट लाइजनिंग मतलब बड़े बड़े उद्योगों की दलाली करना, उसको शब्द हिंदी में, उसको कोई दलाली करना, ये कोई गाली नहीं है, ये हर एक का प्रोफेशन होता है। तो सवाल ये है आशीष कि वो आदमी ऐसा लूज टॉक नहीं करेगा जब तक ऊपर से आदेश नहीं आए, क्योंकि वक्फ बोर्ड पे जो तीखे सवाल पूछे थे, उस तीखे सवालों से सभी परेशान हैं। तीखे सवालों का कोई जवाब मेहता दिखा नहीं पाए, और जो सॉलिसिटर जनरल है हमारे, वो खुद कहने लगे कि साहब मैं क्या बताऊं, लेकिन 38 मीटिंगें हुई है, 92 लाख के आसपास के कागज आए थे, उसको स्क्रूटिनाइज किया है, और उसके बाद अब मैं क्या बोलूं। मतलब आप यदि ये कहो कि यार ये सब्जी एकदम बहुत ही घटिया लग रही है, तो आप कहो कि साहब बताइए इसमें केसर कश्मीर से लाया है, और यहाँ से वो चीज लेके आई है, बताइए इतनी मेहनत करी है, और यहाँ पे 12 कुक लगे हुए थे साहब, और 2 दिन तक इस पे काम चला है साहब। अब मैं तो यही कह सकता हूँ साहब कि अब क्या करें, अब तो अब बस यही है मेरे पास जवाब। लेकिन वो बता नहीं पा रहा है कि वो सब्जी बिगड़ी क्यों। कुछ सवाल पूछे, उसका जवाब नहीं, तो ये बोलेंगे। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय पे, मैंने कल भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पे दबाव डालने के लिए ये वक्तव्य आए। सवाल है सर्वोच्च न्यायालय दबाव के अंदर आएगा क्या। 143 करोड़ देशों में, 143 करोड़ के देश में यदि चंद ₹2.5 ₹3 के यदि ये ट्रोलर्स है, तो इस ट्रोलर की कोई औकात नहीं, इनकी औकात वही है जो कार के पीछे कुत्ते भागते हैं। ना कार रुकती है, ना कुत्तों को कार मिलती है। बस उनकी वो एक ईगो सेटिस्फाई होती है कि कार हमारे मोहल्ले से गई तो हम कार के पीछे भागे, और लोग कुत्तों को हंसते। ठीक है, सवाल वो है, इनकी इससे ज्यादा कुछ औकात नहीं। भाजपा को ये बोलना बहुत नितांत जरूरी था, क्योंकि मुझे लगता है टेक्निकली ये निशिकांत दुबे फंसने जा रहे हैं टेक्निकली। अब जो जेपी नड्डा ने कहा, जेपी नड्डा के बयान पे यदि आप आओगे, तो जेपी नड्डा जी ने एक बात और कही कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और उनके हर निर्णय को मानते हैं। न्यायपालिका के कई निर्णय इन्होंने नहीं माने। चुनाव आयोग में नियुक्ति या न्यायपालिका का कुछ अलग आदेश था, मतलब कुछ अलग मनशंसा थी, कुछ अलग व्यवस्था थी, उन्होंने नहीं मानी। ठीक है, ये पैगासस पे कोर्ट के आदेशों को लगातार अवहेलना करते रहे, जब गले तक बात आ गई तब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने पैगासस खरीदा था, लेकिन वो मामला आज भी पेंडिंग। पैगासस खरीदा था तो किसके लिए, दुश्मनों के लिए, या अपने ही राजनीतिक दलों के जो विरोधी है उनको टैप करने के लिए। ऐसे कई बातें हैं जो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ गए हैं ये लोग। अब बात करते हैं उनके मानने की, और वो कहते हैं कि ऐसे लोगों के विचारों से पार्टी सहमत नहीं। जिसके विचार पार्टी के विचारों के साथ मेल नहीं खाते, वो आपके सांसद कैसे है, ये सवाल जेपी नड्डा को। आपके मेल नहीं खाते विचार निशिकांत दुबे से, आपके मेल नहीं खाते कंगना रनावत से, आपके मेल नहीं खाते नुपुर शर्मा से, आपके मेल नहीं खाते जो महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडन करते हैं, नहीं आपके मेल खाते। लेकिन सवाल यह है कि फिर ये लोग पार्टी में क्या कर रहे हैं। यदि इनकी विचारधारा आपकी विचारधारा से अलग है, तो ये आपके सांसद क्यों है। या ये मात्र आपने एक से एक ब्रिगेड पाल के रखी है कि टाइम टाइम पे आप छू करते रहो, लोगों को आहत करो, और फिर कहो कि हमको इससे कोई मतलब देना देना नहीं। यदि आपको निशिकांत दुबे से कोई लेना देना नहीं है, तो निशिकांत दुबे आपके पार्टी में क्या कर रहा है, ये सवाल है। उसको पार्टी से निष्कासन क्यों नहीं। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय यदि दंगे करवा रहा है, तो दंगे रोकने में गृह मंत्री असफल है, तो अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह युद्ध हो रहा है, निशिकांत दुबे कह रहे हैं, आपके सांसद कह रहे हैं कि जिनके एक एक डिमांड पे आप एक्शन लेते हैं, यही निशिकांत दुबे है जिसने महुआ मोइत्रा पे एक्शन करवाया था, इसी के कहने पे एक्शन हुआ था। हाँ।
तो जब ये कह रहे हैं कि गृह युद्ध छड़का है, तो फिर आज निशिकांत दुबे को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? यदि इस देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है तो मेरा गृह मंत्री क्या कर रहा है? ऐसे नाकारा गृह मंत्री को वहां बैठने का अधिकार क्या है? गृह युद्ध छिड़ा है तो मेरे प्रधानमंत्री विश्व गुरु कैसे बन रहे हैं? मेरे प्रधानमंत्री भारत की प्रगति की व्याख्या किस हिसाब से कर रहे हैं जब मेरे देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है? यदि इस देश में हिंदू खतरे में है तो फिर ये हमारे हिंदू हृदय सम्राट क्या कर रहे हैं? जब कांग्रेस पार्टी का 65 साल का शासन था, जब उसमें हिंदू खतरे में नहीं था, जब अडवाणी जी और अटल जी की सरकारें थी तब हिंदू खतरे में नहीं था, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब हिंदू खतरे में नहीं था। अब क्या हो गया? जब 56 इंच की सीने की सरकार है तो हिंदू खतरे में? हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू उन्माद पे है। ये तथाकथित ये हिंदुओं के ठेकेदार जो है हिंदुत्व के, ये उन्माद पे है, अहंकार से भरे हुए हैं और ये यहाँ गृह युद्ध चाहते हैं। हाँ। इनके चाहने के बावजूद भी वो गृह युद्ध नहीं हो रहा है, ये इनकी तकलीफ है। इसीलिए ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड पास हो जाए, वक्फ बोर्ड के कमिटी पे हिंदू आ जाए, वो वक्फ बोर्ड को काम करने न दे और फिर गृह युद्ध हो जाए। ये तो गृह युद्ध रोकने की साजिश है सर्वोच्च न्यायालय की, इनके अनुसार। लेकिन चोर जब जोर जोर से चिल्लाने लगे चोर चोर चोर, तो समझ जाइए चोर यही है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी। निशिकांत दुबे का वक्तव्य बगैर स्क्रिप्ट कहीं से लिखी आई नहीं हो सकता। हाँ। बाद में ये भी कहा होगा कि हम हमारे वक्तव्य को वापस ले लेंगे, लेकिन तुम माफी मत मांगना, तुम अपना वक्तव्य वापस मत लेना, तुम डरे रहना। हम एक पूरी टीम भेजते हैं आपके लिए, वो आपको समर्थन करती रहेगी, ताकि विपक्ष आपके खिलाफ बोलेगा तो उनके जवाब देने के लिए मेरे पास एक 2 रुपए 2.5 रुपए वाली बहुत बड़ी टीम है। ये टीम काम कर रही है। यही इन्होंने भागवत साहब के लिए किया था, सरसंघ चालक, जब उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो। हो गया राम मंदिर एक बार। उसके बाद रामदेव बाबा ने भी उनको ट्रोल किया। रामदेव बाबा की औकात है इनको ट्रोल करने की? हाँ, वो तो लाला है, रामदेव लाला, लेकिन उसने भी ट्रोल किया क्योंकि ऊपर से आदेश दिया होगा, चलो बाबा तुम भी बोलो। स्क्रिप्ट आया, बाबा ने बक दिया, बोल दिया। सवाल वो है, अब यहाँ पूर्ण रूप से बीजेपी को लगता है कि उन्होंने एक गेम खेला, लेकिन अभी देश की जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है। जेपी नड्डा कहते हैं कि हमारे इनके विचारों के साथ कोई तालमेल नहीं है, और कोई भी डिबेट ओपन करना है तो इन्हीं के विचारों से डिबेट ओपन करवाते हैं लोकसभा में। है? तो आप नड्डा जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपने एक पोजीशन, कार के पीछे कुत्ते दौड़े, कार मालिक ने गाड़ी रोक ही ली, सपोज कर। अरे किसके कुत्ते हैं? बोले आवारा कुत्ते हैं साहब, बताओ भागो इनके साथ, हम भी एक पत्थर मारते। उस कुत्तों को रोज रोटी कौन खिला रहा है? उनको पाल कौन रहा है? यही पाल रहे ना। इसलिए ये जो ट्रोलर है 2.5 रुपए 2 रुपए वाले, इनसे फर्क नहीं पड़ता। लोगों को पता है न्यायपालिका क्या कर रही है। न्यायपालिका ने इतना ही पूछा था ना कि हिंदुओं के जितने भी ट्रस्ट है क्या उसमें मुसलमानों को एंट्री मिलेगी? आप पस्त हो गए। आप करिए, वक्फ बोर्ड पे बिल्कुल हिंदू होनी चाहिए, क्यों नहीं? जब सर्वधर्म समभाव है तो मुसलमानों के बोर्ड पे हिंदू, हिंदुओं के बोर्ड पे मुसलमान, क्रिश्चियनों के बोर्ड पे सरदार, सरदारों के बोर्ड पे क्रिश्चियन, होने दीजिए। क्या बुरा है उसमें? होने दीजिए, क्या बुरा है उसमें? जब हिंदू, कोई हिंदू यदि रोजा इफ्तार करता है और मुसलमान भाई पहुंच जाते हैं वहां पे, या होली के दिन मुसलमान रंग लगाने पहुंच जाते हिंदू के यहाँ, या दिवाली की मिठाई एक्सचेंज करने वाले, मेरे यहाँ पे भी कई मुस्लिम नेता है कि मुस्लिम लोग हैं, मेरे सोसाइटी में कोई मुस्लिम लोग हैं, वो दिवाली के दिन मिठाई लेके आते हैं। जब इतना भाईचारा है तो उनके वक्फ बोर्ड पे 2-4 हिंदू भी होने दीजिए, और हमारे बोर्डों पे भी 2-4 मुसलमान होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जो श्राइन बोर्ड है सब में आ जाए 2-4 मुसलमान, आ जाए मुसलमान, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी वैष्णव देवी जाना हो तो मुसलमान ही बेचारे अपने को पिट्टू बना के ले जाते हैं। उन्हीं खंडों पे जाना पड़ता है, जितना भी खच्चर चलाते हैं वहां पे वही है। जो हेलीकॉप्टर से जाते बात अलग है,
बाकी लोग पैर पैर जो जाते हैं रास्ते में सेवा करने वाले मुसलमान ही हैं। अब अमरनाथ यात्रा जाते हो, रास्ते में सब मुसलमान ही मुसलमान मिलते हैं आपको मदद करने हाँ, वाले। हाँ, हाँ, तो बस जब इतनी मदद वो कर ही रहे तो श्राइन बोर्ड में उनको भी 2-4 लोगों को घुसा दीजिए, क्या है, फर्क पड़ता है। यही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तो आपकी मुर्ची लग गई, क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई। आप गृह युद्ध करना चाहते हैं, जैसा आप राज्यपालों की नियुक्ति कर विपक्ष की सरकार का काम रोकना चाहते हैं, तभी तो बिल दबा के बैठता है ना 10-10 महीने। हाँ, हाँ। नहीं, मैं आपने तो कहा मुसलमान ऐसे में वो भी चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड पे हिंदू इसलिए जाए कि वो काम ही नहीं कर पाए बोर्ड आगे। हाँ, नहीं इस पे अभी हम, और ये दरअसल जो है ये मोदी और शाह के मेरे की इस प्लानिंग को जो निशिकांत ने, मतलब ये धनखड़ ने शुरू किया, फिर रिजिजू आए, फिर निशिकांत, दिनेश शर्मा, अब लंबी फौज है। किसको किसको डिसोन करोगे, किसको किसको, है आप ही की स्क्रिप्ट। इसके पीछे जो संदेह उस पर आएंगे, लेकिन एक डिसोन करना या जो ट्वीट है इनके अपने व्यक्तिगत विचार है, ये सिगरेट के पैकेट के नीचे लिखी हुई संविधान, वो आरोग्य की जानकारी, वो है, वार्निंग है कि हाँ वैधानिक चेतावनी है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, आप मर सकते हैं, लेकिन आप खरीद के पी सकते हैं। निशिकांत दुबे के व्यक्तिगत विचार हमारे विचारों के खिलाफ जा सकते हैं। संविधान के रक्षक जो है, क्योंकि उन्होंने संविधान का रक्षक बताया न्यायपालिका को, संविधान के रक्षक पे हमले हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ है। वो हमारे साथ हैं और 1.5 रुपए वाले उनके साथ हैं। चलिए जरा ओवैसी को सुनवा देते हैं। ओवैसी को सुनवाइए जरा, प्ले करिए बाइट। तो गए अवाम में भी जा रहे, नहीं कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। बड़ा जबरदस्त। एक बात मैं बता दूं आपको आशीष, ओवैसी जो है वो बहुत पढ़ा लिखा मुसलमान है, बहुत पढ़ी, बैरिस्टर, इंग्लैंड से जाके आया, पढ़ा लिखा है। और मैंने उनकी और सुब्रमण्यम स्वामी का आपसी टकराव देखा है, स्टेज पे टकराव देखा है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी को उन्होंने लगातार कानून की धाराएं बता के चुप करवा दिया और सुब्रमण्यम स्वामी हंसने लगे। पढ़ा लिखा मुसलमान है वो, बाकी जाहिलों जैसा नहीं है। बाकी जाहिल तो सभी दूर है, मुसलमानों में भी है, और हमारे को लगता है भी आजकल इधर ज्यादा जाहिल हो गए हैं। इधर ज्यादा
ज्यादा जाहिल हो गए हैं, तरक्की कर ली है उनने, अभी मैच कर लिया उनको। तो वो कोई फतवा नहीं दे रहा है, वो कहता है कि तुम ट्यूबलाइट हो, जाहिल हो। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को क्या संविधान कहता है ये जरा देख लो। सर्वोच्च न्यायालय कानून को परिभाषित करता है, तुम जो कानून बनाते हो उसके मायने बताता है। वो कानून यदि संविधान के ढांचे को हानि पहुंचाता है तो कानून रद्द करता है। जब ये आज इतना बोल रहे हैं, जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द किए तब क्यों नहीं निशिकांत दुबे बोले? क्योंकि निशिकांत दुबे का पार्टी की चोरी पकड़ी गई थी उसमें। जब लिस्ट बाहर आई तो कैसे इन्होंने एक्सटॉर्शन मनी के नाम पे इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, कैसा जनता को झूठ बोल के फरेब के साथ जनता के जिंदगी के साथ खेलने वाली मेडिसिन कंपनियां जिनके सैंपल फेल हो गए उनसे चंदा लिया। जो गलत मेडिसिन बेचते हैं वो तो मौत के सौदागर ही है, मौत बेचते हैं, उनको उनसे चंदा लिया। ये शमशान में जाने वाली डेड बॉडी से भी जीएसटी ले सकते। ये जब एक्सपोज हो गए तो इनके पास चारा नहीं था बोलने। तब क्यों नहीं कहा आपने कि ये सांसद का अपमान है? तब कहां गए थे निशिकांत दुबे? सवाल ये है कि ये वक्फ बोर्ड पे इनको पता है, हो सकता है कि वक्फ बोर्ड पूरा रिव्यू के लिए चला जाए या रिजेक्ट हो जाए, और इसके डर से ये प्रेशराइज टेक्निक है सर्वोच्च न्यायालय पे प्रेशर करने। लेकिन न्यायपालिका को भी देखना है आशीष, मैं न्यायपालिका को भी गुहार लगाता हूं। 143 करोड़ देशों में से 0.0001% भी नहीं है जो ये ट्रोल कर रहे हैं। इनकी औकात चींटियों जैसी। ये सिर्फ गलत फेक नामों से ये लिखते हैं। यदि ये वाकई इनमें हिम्मत होगी तो जितने आपने नाम दिए ये सब दिल्ली आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि हम कहते हैं कि सीजीआई गृह युद्ध करवा रहे हैं, हम कहते हैं, बोले जरा। ये जो फेक नाम से कहते हैं ना, कभी रशियन नाम लगवा देते हैं, कोई क्या नाम लगवा देते हैं, क्या औकात नहीं। हम तो स्क्रीन पे आके बोलते हैं या आके बोले ना। भाव ये हम तो बोलते हैं, बोलेंगे। और हमने आज सुबह के कार्यक्रम में मैंने एक बात कही इसी पर जो अभी आपने कहा कि भाई साहब देशभक्ति सर्टिफिकेट जो हमें देते हैं, हम ये रिस्क, हमें इससे हीरा मोती जवाहरात तो मिल नहीं रहे हैं, जिंदगी चल रही है, दाल रोटी चल रही है। ये जो बोल रहे हैं ये रिस्क अगर हमको देशभक्ति सर्टिफिकेट देने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि हम ये अगर जोखिम ले रहे हैं तो देश के लिए ले रहे हैं, तो हमसे बड़े देशभक्ति सर्टिफिकेट लेने की कोशिश नहीं करो। लेकिन मेरे मन में एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है भाव, मुझे मतलब ये हो सकता है मेरा भ्रम हो, मुझे कुछ अनिष्ट की आशंका नजर लग रही है। वो कैसी आशंका है? ये जो गृह युद्ध जैसी बात आई है, मोदी जी की स्थिति, वो ओवैसी के मोदी जी, उनकी हालत संघ के साथ बहुत बेहतर नहीं है। 75 साल पूरे होने वाले हैं। तमाम जगहों से जो तमाम सूत्र, खबर, रिपोर्ट्स हैं कि संघ का ये अब करीब करीब फाइनल दबाव है कि भाई साहब 75 पे आपको भी जाना पड़ेगा। अध्यक्ष का प्रेशर है, मतलब पार्टी मोदी शाह के हाथ से संघ जो है बिल्कुल छीनने के लिए आतुर है। अब वो पीछे हटने को नहीं तैयार है। मोदी की कोशिश दिख रही है। हाँ, मोदी क्या कहना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अशांति गृह युद्ध के बहाने ये पूरी की पूरी ताकत जुडिशरी से लेकर सब कुछ सिमट करके अब कहीं चीन या कोरिया की तरफ बढ़ जाए? मैं यही कह रहा हूँ, क्या हमारे सत्ताधीश एक और आपातकाल लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं? पॉइंट नंबर 1। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ आशीष, फायर फाइटिंग होती है ना, आग बुझाने वाले लोग। एक फायर फाइटर ने, क्योंकि अपनी क्यूरियोसिटी है, पत्रकार है तो सवाल पूछते रहते हैं, तो एक फायर फाइटर को बड़ा अवार्ड वगैरह मिला था, तो ऐसे ही मेरी बातचीत हो गई उनसे उसी फंक्शन में। तो मैंने बोला भाई साहब, उन्होंने बताया कैसे कैसे टाइप की आग होती है और कैसे कैसे बुझाई जाती है, कैसे कैसे चैलेंज है।
मैंने बोला भाई साहब तेल के कुएं में जब आग लगती तो क्या करते होंगे? हम्म, तेल के कुएं में तो आप, क्योंकि तेल लगातार ऊपर निकल रहा है, उफन रहा है ऐसा, और वो तो हम्म, पेट्रोल डीजल है, वो तो सिर्फ फ्यूम से आग लगती है, तो क्रूड में दनादन पकते होंगे। वो बोले साहब जो तेल के कुएं होते हैं, जहाँ क्रूड निकलता है, वहां की आग बहुत डिफिकल्ट होती है, हम्म, लेकिन उसको बुझाने का एक तरीका है, हम्म, और वो अभी तक बहुत कारागिर सभी दूर वही उपयोग में आता है। मैंने बोला कैसा? तो बोले जहां जो सेंटर है, जहां से आग लगी है तेल कुएं के, वहां पे उस सेंटर के नजदीक जाकर, जितने नजदीक जा सकते उतने जाकर एक बड़ा विस्फोट किया जाता हम्म, है। तो मैंने बोला अरे वहां और विस्फोट क्यों होगा और आग भड़केगी? बोले नहीं, उस विस्फोट के साथ ही एक कुछ एरिया आसपास का ऑक्सीजन से कट ऑफ होता है, हाँ, हम्म, क्योंकि जो विस्फोट होता है वो सारा ऑक्सीजन जला लेता है। हाँ, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता, आग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हम्म, हम्म, हमने देखा कि हमारे यहाँ जो गैस भी होती है घर की, वो हम चलाते हैं और फिर उसको लाइटर लगा के वो जलता है। वो इसलिए जलता है कि जब से गैस बाहर निकलती है, बाहर का ऑक्सीजन उसके साथ मिलता है ऑक्सीजन और फिर वो संपर्क में जलता आता है। है। हम्म, या जो ऐसे वो जो वेल्डर वाले होते हैं, वो भी आपने देखा होगा, पहले ऑन करते हैं गैस को और फिर लाइटर लगाते हैं, हाँ, क्योंकि वो गैस बाहर के ऑक्सीजन से मिलती है तभी आग पकड़ती हम्म, है, इसलिए वो मुहाने पे ही जलता है। हम्म, आपने कभी ये नहीं सोचा कि चूल्हे पे हम जब गैस जलाते हैं, वो आग अंदर तक नहीं जाती, सिलेंडर तक हम्म, जानी चाहिए ना हम्म, गैस के साथ, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। तो उसने कहा कि बड़ा विस्फोट करके आसपास का ऑक्सीजन कट ऑफ होता है और वो आग बुझ जाती है, क्योंकि उस आग को ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो ऐसा ही ये जो आग लगी हुई है, भाजपा की अंदर की आग, हम्म, विदेश नीति में मार खा रहे उसकी आग, रुपया नहीं संभल रहा है उसकी आग, महंगाई की आग, बेरोजगारी की आग, संघ की तपिश, हम्म, इस सब पे जब आग लगी है तो इसको बुझाने का एक ही काम है कि उससे बड़ा विस्फोट करो। हम्म, ऐसा एक प्रयोग यदि मैं मलिक साहब पे विश्वास रखूं, हम्म, तो क्या पुलवामा में नहीं था? हम्म, पुलवामा का वो विस्फोट पूरे देश में छोटी छोटी जो आग लगी थी उससे डिफोकस्ड होके देश पे आक्रमण हो रहा है करके सारा देश इकट्ठा होकर साथ दे गया और आप चुनाव जीत गए। क्या देश अराजकता के नाम पे कि दंगे हो रहे, ये हो रहा है, इसलिए इमरजेंसी लागू तो नहीं हुई? वो इंदिरा जी की थी, 18 महीने रही, शायद ये हो सकती है 18 साल रहे, पुतिन हम्म, जैसा। हम्म, क्या हम उस जगह पे जा रहे हैं? क्योंकि गृह युद्ध की बात छेड़ना, ये उसकी पूर्व तैयारी है, हम्म। ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, ये जो है ना, ये संदेह तो पैदा हो ही रहा है अब हर हाल में चारों तरफ से। लेकिन दिक्कत यह है, जो भाऊ ने कहा कि बड़ा विस्फोट करके अब अपने कुर्सी के पाए में आग लगी है, उसको बुझाने के लिए, कुर्सी के पाए की आग बुझ जाए, उसके चक्कर में इतना बड़ा ये विस्फोट करने की तैयारी में है कि पूरा देश झुलस जाए, पूरा देश झुलस जाएगा फिर। और आग कुर्सी के पाए में लगी है, खाली उसको बुझाना है इनको, और कहीं आग नहीं है। अपने कुर्सी की पाइप लगी है, अपनी पार्टी में आग लगी है, उसको बुझाने के चक्कर में पूरे देश को झुलसाने के लिए तैयार हैं और तैयारी कर और रहे वो हैं। आग उस लगी तैयारी नहीं आशीष, इनके हम्म, कुकर्मों ने आग लगवाई है। लगवाई है, बिल्कुल इन्हीं की, हाँ। और उसी के, ये उसी की कड़ी है, निशिकांत, दिनेश शर्मा, और तो और इनकी दो की चर्चा बार बार हो रही है। हम तो कहते हैं इन्हीं के समानांतर किरण रिजिजू और धनखड़ की भी चर्चा होनी चाहिए, और इनसे आगे उनका नाम रखना चाहिए धनखड़, निशिकांत खैर, क्योंकि वो धनखड़, संवैधानिक पद पर धन है। धनखड़ जी का पहले उपराष्ट्रपति है वो, हाँ, संवैधानिक पद। एक सदन के सदस्य, एक लॉयर रह चुके वो। हम्म, उस सुप्रीम लेकिन कोर्ट के। अनिल जैन पत्रकार है, इंदौर के, समाजवादी विचारधारा के, उन्हें फेसबुक पे बहुत बेहतरीन आर्टिकल लिखा है। हाँ, जगदीप धनखड़ कितने बड़े सैलानी रहे हैं, राजनीतिक सैलानी,
पॉलिटिकल टूरिस्ट, हम्म, और वो देवीलाल की यहाँ कैसे सेवा भाव में लगे रहते थे, प्लेट उठाओ, प्लेट दो, चाय उठाओ, पानी डालो, हम्म, चाय गर्म करके लाओ, हम्म। फोटोग्राफ के साथ दिया उन्होंने। काम तो आज भी नहीं बदला है, लेकिन देखिए बदला नहीं काम है, तो काम आज, आज भी। काम देखिए मैंने क्या कहा, एक टीचर को किसी ने कहा, मैंने जोक है थोड़ा सा, मैं लोगों को लाइटली लेता हूँ, किसी ने कहा कि भाई बिल गेट दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, हम्म, बिल गेट की सारी प्रॉपर्टी यदि तुमको दे दी, गांव के टीचर बात कर रहे थे, मतलब गांव में लोग बैठे थे, टीचर भी था, बोले मास्टर साहब पूरे बिल गेट की प्रॉपर्टी आपको दे दी, तो आप बिल्कुल बिल गेट के बराबर होगी जाएंगे कि नहीं, हम्म, उसका भी नंबर 1, फिर तुम्हारा नंबर 1 हो जाएगा। बोले नहीं, बिल गेट से बड़ा हो जाऊंगा मैं फिर। हम्म। बोले क्यों? बोले 2 ट्यूशन भी तो पढ़ाऊंगा ना, उसका पैसा तो अलग से जुड़ेगा ना। तो आप उपराष्ट्रपति भी हो, लेकिन काम तो वही करूंगा जो था। जो था। तो तो आज मतलब अब हम हंस इसलिए रहे हैं कि हम अपने आप पे हंस रहे हैं आशीष। हाँ बिल्कुल। 100 साल भी नहीं हुए देश को, 75 साल में ही बाबा साहेब आम्बेडकर की वो वाणी सच होते हुए दिखाई देती है कि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, बुरा संविधान भी अच्छे लोगों के हाथ में अच्छा होता है, और बेहतरीन संविधान भी कुपड़ों के हाथ में बहुत खराब संविधान होता है। इसलिए मैं संविधान पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं समाज के, मैं पूरे भारतवर्ष के समाज पर और राजनीतिक व्यवस्था पर इसको छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि वो कितना भी समाज कहे को संविधान बहुत छोड़ना। अच्छा है, मैं और आप कहे संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन संविधान है जिसके हाथ में, जो संविधान की शपथ लेकर संविधान की धज्जियां उड़ाने पर तुला हुआ है, जो कुपड़ों की जमात पली हुई है, कि जो जो इस बात पे नाराज है कि तमिलनाडु सरकार को काम करने न देने वाले गवर्नर को यदि 3 महीने का टाइम दिया तो इनके ऊपर तकलीफ आई। कल राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी के सारे बिल यदि 2-2 साल के लिए अपने पास रख लिए तो मोदी जी क्या करेंगे? सवाल ये है, मोदी जी नहीं, क्या आखिर में जहां आपने छोड़ा है, ये कार्यक्रम दर्शकों के सामने जब आएगा, उसके घंटे 1.5 घंटे बाद हम एक और कार्यक्रम लाएंगे। दरअसल हम गुनहगार हैं, करेंगे? हाँ, हम गुनहगार लोकतंत्र और संविधान इसको कायम रखने लायक हम नहीं है, हम लायक ही नहीं है, एलिजिबल नहीं है, नहीं, हम नालायक हैं। और क्यों नालायक हैं, लोकतंत्र कहां पर जीवित है, कैसे जीवित है, वो हम दिखाएंगे अगले कार्यक्रम में आपको सबूत के साथ। इजाजत दीजिए, मिड डे मुद्दा विशेष अशोक वानखेड़े भाव के साथ फिर लेके आएंगे कल। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।